इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। 8 मई की तीसरी शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के सवालों को सिर्फ रटना काफी नहीं है ना? हमें एक मेमोरी पैलेस या कहें एक दिमागी महल बनाना होगा ताकि ये तथ्य आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम छप जाएं। तो चलिए बिना देरी किए सफलता की ये रूपरेखा तैयार करते हैं। एग्जाम हॉल में कदम रखने से पहले एक सबसे बड़ा सीक्रेट पता होना चाहिए, और वो ये है कि पिछले साल के सवाल और खास तौर पर कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। यही हाई स्कोर करने की असली चाबी है। इसलिए इन फैक्ट्स को पक्का करना हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा होना ही चाहिए। तो हमारे ज्ञान का पहला स्तंभ है भारतीय इतिहास के पन्ने। यहीं से वो ठोस सवाल आते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब इतिहास को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है उसे एक टाइमलाइन की तरह देखना। कहानी शुरू होती है 1336 से, जब हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य से प्रेरित होकर हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी और संगम वंश की शुरुआत की। फिर टाइमलाइन आगे बढ़ती है सीधे 1857 के मशहूर सिपाही विद्रोह तक, जिसका ट्रिगर पॉइंट थे वो चर्बी वाले कारतूस। इसके कुछ ही साल बाद 1861 में बॉम्बे में महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करके एक बड़ा बदलाव किया। और फिर आज़ादी की लड़ाई के दौरान का वो साहसिक कदम 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की काकोरी ट्रेन डकैती। देखिए, ये सारी घटनाएं समय के एक ही धागे में कैसे पिरोई हुई हैं। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के भारी भरकम शब्दों को अगर अलग अलग करके देखें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। जैसे प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त प्रथम की शादी लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से हुई थी, जो महान समुद्रगुप्त की मां थीं। भाषाओं की बात करें तो सम्राट अशोक और खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख दोनों ही प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। वहीं मध्यकालीन भारत में जाएं तो मुगल बादशाह अकबर के दौर में राजा टोडरमल ने जब्ती प्रणाली पेश की थी, जो एक बेहतरीन भू राजस्व व्यवस्था साबित हुई। इन चुनिंदा फैक्ट्स को बस एक साथ लिंक करने से ना रिवीजन की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्तंभ की ओर, जो है हमारा संविधान और शासन व्यवस्था। आइए देखते हैं कि देश का कानूनी ढांचा कैसे विकसित हुआ है। संविधान के 2 सबसे बड़े संशोधनों को याद रखने का अचूक तरीका है दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करना। एक तरफ है 42वां संशोधन सन 1976। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे भारी शब्द जोड़े। इसके अलावा अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए और 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया। काफी कुछ हुआ इसमें, लेकिन इसके ठीक उलट 1978 का 44वां संशोधन देखिए। जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत महज एक कानूनी अधिकार बना दिया। ये तुलना दिमाग में एकदम साफ तस्वीर बना देती है। संस्थाओं में बदलाव का एक और बड़ा और दिलचस्प उदाहरण है योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को जब ये बना तो इसके पहले अध्यक्ष थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया और इसकी जगह ली आधुनिक नीति आयोग ने। नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही संस्थाओं की कमान हमेशा देश के प्रधानमंत्री के हाथ में रही है, बस समय के साथ इसका नाम और काम करने का तरीका बदल गया। इन नागरिक और प्रशासनिक संरचनाओं को अगर हम एक साथ रखकर समझें तो लोकल गवर्नेंस को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे पुडुचेरी की बात करें, जो 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश था, वहां 1963 में विधानसभा स्थापित हुई। वहीं शहरों की बात करें तो 1 जून 1993 को 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। और अगर जमीनी स्तर पर देखें तो ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयुक्त की होती है। इन सबके पीछे एक अहम कड़ी है अनुच्छेद 43, जो गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते हुए श्रमिकों के लिए उचित वेतन और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। अब रुख करते हैं अपने तीसरे स्तंभ का, भूगोल और अर्थव्यवस्था। देश की जमीन, जलवायु और अर्थशास्त्र के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला आंकड़ा है 2000 करोड़ रुपए का। ये वो विशाल फंड है जिससे भारत सरकार ने 1995-96 में नाबार्ड के तहत RIDF यानी ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की शुरुआत की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2000 करोड़ की छोटी सी शुरुआत आज बढ़कर 37,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुकी है। सच में ये इकोनॉमी के जबरदस्त विकास का एक जीता जागता सबूत है।
अब तेजी से इन भौगोलिक तथ्यों का एक मेंटल मैप बनाते हैं। शुरुआत करते हैं भारी सामान ढोने वाले जलमार्गों से और फिर सीधे चलते हैं केरल के मशहूर तिरुवातिराकली लोक नृत्य की तरफ। वहां से महाराष्ट्र के रत्नागिरी और चंद्रपुर की लौह अयस्क खदानों को देखते हुए हम पूर्वी भारत पहुंचेंगे, जहां असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ओस, अमन और बोरो धान की किस्में उगाई जाती हैं। जलवायु के नियम भी ऐसे ही सटीक हैं। सदाबहार वनों को पनपने के लिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश और 22 डिग्री से ऊपर का तापमान चाहिए होता है, जबकि लाइकेन जैसी वनस्पतियां एकदम उल्टे टुंड्रा जैसे बेहद ठंडे और सूखे माहौल में ही पनप पाती हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी स्तंभ पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यहाँ हम उन बारीकियों और इनोवेशंस पर नजर डालेंगे जो हमारी भौतिक दुनिया को चलाते हैं। बायोलॉजी के प्रोसेस को अगर हम ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें तो उन्हें याद रखना एकदम आसान हो जाता है। जैसे पेट में पाचन कैसे होता है। पहला स्टेप, पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियां एक्टिव होती हैं। दूसरा स्टेप, ये ग्रंथियां पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइम रिलीज करती हैं। और तीसरा स्टेप, ये जो पेप्सिन है ना, यही उन जटिल प्रोटीन्स को तोड़ने या पचाने का काम करता है। तो जब भी प्रोटीन के पाचन की बात आए, पेप्सिन का नाम तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। एग्जाम्स में कंप्यूटर और फॉर्मूलों वाले सवाल तो जैसे पक्के ही होते हैं। हार्डवेयर में पीसीबी का फुल फॉर्म याद रखिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और सॉफ्टवेयर में मल्टी प्रोग्रामिंग के समय सीपीयू को शेयर करने का काम प्रोसेसर शेड्यूलर संभालता है। पर्यावरण के सेक्शन में जाएं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही वो गैसेज हैं जो खतरनाक एसिड रेन कराती हैं। और हमारी पूरी प्रकृति की सबसे बेसिक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। एक और सीधा सवाल जो अक्सर दिखता है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, जिसे Al2SO4 के रूप में बिल्कुल रट लेना है। अपनी इस चर्चा को समेटने से पहले कुछ ऐसे खास माइलस्टोन्स पर नजर डालना जरूरी है जो सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे महिला सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की शक्ति हेल्पलाइन जो लखनऊ से शुरू हुई थी। और स्पोर्ट्स की बात करें तो सुशील कुमार वो पहले भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और 2 बार इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल भी अपने नाम किए। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो सच में स्कोरिंग में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये फैक्ट्स सिर्फ इतिहास की बातें हैं या फिर भविष्य में सफलता की चाबी? देखिए, इस इतनी सारी जानकारी को अलग अलग पिलर्स या स्तंभों में बांटना ही आगामी परीक्षाओं में टॉप करने का असली सीक्रेट है। जब जानकारी इस तरह से एक ढांचे में फिक्स हो जाती है तो एग्जाम के भारी प्रेशर में भी वो तुरंत याद आ जाती है। इसी तरह अभ्यास करते हुए इस मेमोरी पैलेस को मजबूत बनाए रखना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।